नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकायों में ओबीसी आरक्षण पर मचा बवाल। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी उठाए सवाल। सीएम धामी बोले, नियमों की नहीं हुई अनदेखी, आपत्तियों के निस्तारण पर होगी अंतिम सूची जारी। विजय दिवस पर प्रदेश भर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने की घोषणा, शहीदों की वीरांगनाओं को भी मिलेगी रोडवेज बसों में निःशुल्क परिवहन की सुविधा। देहरादून में सीएम धामी ने किया सौर कौथे का शुभारंभ। 16 योजनाओं को लेकर दी जा रही जानकारी। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर फोकस। शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए पुलिस कर्मी तैनात। यात्रा मार्गों पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लगाए गए चेतावनी बोर्ड। तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर फोकस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है और आरक्षण की स्थिति लगभग साफ हो गई है। लेकिन अंतिम सूची से पहले आरक्षण सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले एक हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का रिएक्शन सामने आया। उधर उनके प्रतिक्रिया पर बीजेपी के ही नेता ने पलटवार किया है। दरअसल विकास नगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद को अधिसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया, जिसे लेकर विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रिएक्शन देते हुए आपत्ति जाहिर की है। अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, उसमें विकास नगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकास नगर, इसमें विकास नगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकास नगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। दूसरी ओर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की आपत्ति पर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की है। मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूं और ये 2 क्षेत्रों को भावनात्मक रूप दे करके 2 क्षेत्रों को आपस में एक गहरी खाई पैदा करने जैसा लग रहा है। त्यूनी से लेके प्रेम नगर तक ये पहले चक्राता विधानसभा सीट होती थी और हमारा एक परिवार है। सब लोग, यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, रिश्ते नाते भी हो रहे हैं। चक्राता के लोग जो है प्रेम नगर तक रहते हैं, यहाँ पूरे विकास नगर में रहते हैं। तो ये इंगित करना कि चूंकि सीट एसटी की हुई है और एसटी का अभिप्राय सीधा है कि जौनसार पावर के लिए हुई है, ये इंगित करना, ये मैं कहता हूं कि और इस प्रकार से उसको मीडिया बुलाकर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहना ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आरक्षण को लेकर बीजेपी में उठ रहे उबाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह चौहान ने जो कहा उससे ये साफ होता है कि जो बात कांग्रेस कह रही थी वो सही है। दूसरा, मुन्ना सिंह जी चौहान ने जो कहा है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो बात हम लोग कह रहे थे वो सही है। दूसरा, आरक्षण में आपने मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, जबकि नियमावली ये है कि अगर 2 व्यक्ति भी हैं और आरक्षण अगर करना उसमें आवश्यक है, अगर रोस्टर उसके तहत सरकार ने नियम बना दिया कि जहां 10,000 से कम पॉपुलेशन है जिन नगर निगमों में, वहां जो है आरक्षण लागू नहीं होगा। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति सदस्य रहे विनोद चमोली ने कहा कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के बहाने तलाश रही है। कि मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना
और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं। मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, ना हम उसको घटा सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आरक्षण को लेकर आपत्ति मांगी गई है। जिन लोगों को भी आपत्ति है वो आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति निस्तारण होने के तुरंत बाद चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से आरक्षण घोषित होने के बाद जिन लोगों के अपेक्षा अनुसार आरक्षण नहीं होता है या स्थिति बनती है तो उनको उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपत्ति मांगी जा रही है, उसमें लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और जिसका निस्तारण होगा उसके बाद फिर चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद से ही कई सीटों पर सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर आपत्तियां भी जताई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर निकायों में आपत्ति लगने का जो 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है, उसमें कितनी आपत्तियां दर्ज होती हैं और कितनी सीटों पर निस्तारण के बाद बदलाव किया जाता है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर जारी की गई आरक्षण सूची पर सीएम धामी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही आरक्षण सूची को जारी किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आरक्षण को लेकर आपत्तियां मांगी गई है, जिनका निस्तारण करने के बाद ही फाइनल स्थिति तय होगी। देखिए, आरक्षण का अपना एक नियम होता है, उस नियमों के तहत और जो आयोग होता है, आयोग गठित होता है, उसके अनुसार ही आरक्षण होता है और इसमें किसी की इच्छा के अनुरूप सभी जगह हो जाए ऐसा नहीं है। जो उसमें जो एक फार्मूला बनता है और जो जनसंख्या के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर आयोग ने किया है और अभी आपत्तियां सुनी जा रही हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपत्तियों का निस्तारण करेगा। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौतिक यानी ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय सोलर मेले का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने बताया कि मेले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सोलर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेले में देश और विदेश की सोलर एनर्जी पर काम करने वाली कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिसका फायदा आम लोगों को हो सकता है। मुख्यमंत्री की माने तो सरकार हाइड्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही है। पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा कौतिक आज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 की लड़ाई के शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों के परिजनों के लिए घोषणा करते हुए शहीदों की वीरांगनाओं को भी रोडवेज बसों में निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि अब तक रोडवेज की गाड़ियों में युद्ध विजेताओं को निःशुल्क यात्रा का प्रावधान था। हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिकों के कल्याण के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है, क्योंकि सैनिक के जीवन में अनेक कठिनाइयां होती हैं। उनके परिवारों को भी उन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर हमने यहाँ पर सैनिक धाम भी हम बना रहे हैं। अभी चाहे हमारा यहाँ सेलाकुई के पास हो या हमारा डीडी हाट में सैनिक कल्याण के जो है हमारे अन्य कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं और भी जो भी काम है सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, कैंटीन इत्यादि, सभी पर हम भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो सब हमारे यहाँ हों। वहीं विजय दिवस के मौके पर कांग्रेस ने भी देहरादून स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आज महान राष्ट्र के महान गौरव का दिन है। एक अभूतपूर्व विजय आज भारत को प्राप्त हुई थी और इसी दिन बांग्लादेश भी अस्तित्व में आया था, लेकिन आज बांग्लादेश की स्थिति खराब है। हरीश रावत ने कहा कि भारत सरकार को अमेरिका या दूसरे देशों से बातचीत करनी चाहिए ताकि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो सके। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया भारतीय सेना के सम्मुख, जो है जनरल अरोरा के सम्मुख,
और पाकिस्तान के सैन्य स्वाभिमान की प्रतीक जो पिस्टल थी जनरल नियाजी की, वो आज भी हमारे आईएमए में शोभा पा रही है। हम सबको सैनिकों को प्रेरणा दे रही है कि देश के लिए जो लोग बलिदान देते हैं तो वो कितनी महान उपलब्धियां हासिल करने का काम करते हैं। तो ये महान उपलब्धियों को हमारे सैनिकों की याद करने का दिवस है। और इस दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश के नाम से। हमारे उस समय के सैन्य नेतृत्व को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, और उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था, राष्ट्रीय नेतृत्व था, मैं उसको भी सलाम से प्रणाम करता हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मुख्यमंत्री धामी का एक बार फिर से बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि भारत सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश को अवगत करा दिया कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। साथ ही सीएम धामी ने विपक्ष के कई राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई राजनीतिक दल जो बात बात पर कैंडल मार्च निकालते हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन पर हर प्रकार से कहीं मैं कहूँ कि जितनी निम्नता की हदें हो सकती हैं वो सब वहाँ पर हो रही हैं, और ये वास्तव में वो अन्याय हो रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत की सरकार ने उनको अवगत करा दिया है। और ये प्रश्न जरूर है कि आज देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सारे के सारे चुप हैं। निश्चित रूप से इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में भी विजय दिवस के मौके पर छावनी परिषद में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वीर योद्धाओं के शौर्य और उनके जज्बे को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। बता दें कि 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में अल्मोड़ा जिले के 25 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 12 सैनिक घायल हुए थे। उधर गदरपुर में भी विजय दिवस के मौके पर सैनिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया और 1971 की जंग में शहीद हुए अपने साथियों को याद किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। रुद्रपुर में भी मुख्यालय पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारत के इतिहास में, विशेष रूप से सैन्य पराक्रम के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है। इस दिन भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी विजय, क्योंकि युद्ध के इतिहास में बहुत सारी हत्याएं होती हैं, बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, लेकिन 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करना, ये भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी विजय गाथा है। लोग विजय दिवस के मना रहे हैं, तो 19वां विजय दिवस का दिवस है ये आज। ये काफ़ी जो पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दोनों मिलकर जो भी इन्होंने अन्याय हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में कराया, उसको अपने याददाश्त को बीते हुए दिनों को बरकरार पाकिस्तान के बरखिलाफ रहने के लिए, अपने हिंदुओं को जागृत करने के लिए जो ये दिवस हम मनाते हैं। देहरादून में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकता बताई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर, रानी पोखरी समेत कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी थानों के सीओ को रात में पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। हमारे यहाँ चाहे शहरी क्षेत्र हो और या फिर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, महिला सुरक्षा पुलिस विभाग का एक बहुत ही अहम कर्तव्य रहा है। और हम शहरों में जिस तरीके से व्यवस्थाएं हम करते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, जो 112 की जो सुविधाएं जो उनको दी गई हैं, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में अगर उनको कहीं रात्रि में अगर कहीं जा रहे हैं और उनको कोई वाहन नहीं है, तो वहाँ वो फ़ोन करके पुलिस सहायता ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं अब शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतनी उसको महत्व देना बहुत इम्पोर्टेंट है।
उत्तराखंड में पहली बार शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हुई, जिसे देखते हुए पुलिस विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी करते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। साथ ही शीतकालीन चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए संबंधित जनपदों में एक राजपत्रित स्तर के पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यात्रा मार्गों में जहां खराब सड़कें हैं और भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं, वहां पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। ये उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा जो है शुरुआत इसकी हो चुकी है और इसमें तमाम जो हमारे ज़िले हैं जिसमें कि हमारी चारधाम यात्रा होती है, जिसमें उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, इसमें जो खरसाली, मुखवा है, ओमकारेश्वर है, जोशीमठ है, इन जगहों पर जो है जो शीतकालीन श्रद्धा स्थान होते हैं वहाँ पर जो ये आम भक्तों हेतु जो है ये प्रवास जो है हेतु जो है ये कपाट जो है ये यहाँ खुले रहेंगे, वो आकर ये यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 5 से 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो प्रदेश भर में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई आसार नजर नहीं आता। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए, आज जो है 16 दिसंबर हो गया है, तो अगले जो है 5 से 7 दिन उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा, तो बारिश बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर जो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं, और लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, अबव नॉर्मल चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब आगे देखेंगे कि ग्रेजुअल इसमें जो है 2 से 3 दिन बाद जो है फॉल देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स में, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में। तो उसके चलते जो देखेंगे खासकर हिल्स में जो है टेम्परेचर्स जो है 3 से 4 डिग्री तक और फॉल होने की संभावना है। वहीं मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी और स्कूटी पर कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 12 स्कूटी को सीज किया गया और कई स्कूटी के चालान किए गए। एआरटीओ राजेंद्र ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 स्कूटी को सीज किया गया है। अधिनियमित पाए जाने वाले पर 12 लाइसेंस के निरस्त करने के प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं। देखिए, अभी तक जो है आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा जो है एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग जोन में सभी खड़े वाहनों को चालान किया गया है और लगभग 12 वाहनों को जो है हमने आज सीज किया है। अब ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी हमें। तो आज ये अभियान पिक्चर पैलेस पे चलाया और आगे ये लाइब्रेरी चौक और भाल रोड पे भी इसको चलाया जाएगा। पौड़ी पुलिस ने साइबर ठगी को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोटद्वार कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन गेम खिलाने और छोटे छोटे टास्क के नाम पर 1,45,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गैंग के बारे में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए थाना कोटद्वार में एक मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये गैंग जोधपुर राजस्थान से ऑपरेट हो रही है, जिसमें हमारी टीम्स रवाना करते हुए 2 सदस्यों को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। टिहरी में जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों ने प्रशासक बनाए जाने पर सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जो समय उनका कोरोना काल में बर्बाद हो गया था, आज सरकार ने उसकी भरपाई करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में छूटे हुए विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो मांग थी 73 पंचायतों की, वो मांग को पूरा किया। तो मैं पूरे विकास खंड के जनप्रतिनिधियों की तरफ से अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने विभागीय माननीय मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी का, अपने माननीय विधायक जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उधर दिनेशपुर में श्रीमद् भागवत गीता जयंती के मौके पर गीता विवेचना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने गीता के कई पहलुओं पर चर्चा की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि गीता में दिए निर्देश मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन आज की पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं।
मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उन सभी युवा से कहना चाहूँगा, युवा का अर्थ ही होता है वायु। युवा को अगर उलट दिया जाए तो शब्द का अर्थ हो जाएगा वायु। वायु की तरह युवाओं को आगे बढ़ के श्रीमद् भगवत जो गीता का आज जो व्याख्यान, जो यज्ञशाला यहाँ पर स्थापित किया गया है पूरे आज बंगाली बाहुल क्षेत्र में, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, इस पृथ्वी के हर संशय का उत्तर, हर प्रश्नों का उत्तर, निवारण, तथ्य, प्रकरण, सब कुछ इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकायों में ओबीसी आरक्षण पर मचा बवाल, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी उठाए सवाल। सीएम धामी बोले, नियमों की नहीं हुई अनदेखी, आपत्तियों के निस्तारण पर होगी अंतिम सूची जारी। विजय दिवस पर प्रदेश भर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम धामी ने की घोषणा, शहीदों की वीरांगनाओं को भी मिलेगी रोडवेज बसों में निःशुल्क परिवहन की सुविधा। देहरादून में सीएम धामी ने किया सौर कौथे का शुभारंभ, 16 योजनाओं को लेकर दी जा रही जानकारी, प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर फोकस। शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए पुलिस कर्मी तैनात, यात्रा मार्गों पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लगाए गए चेतावनी बोर्ड, तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर फोकस।